नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, बहुत समय हो गया मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि इधर तो गेहूं तुलाई में व्यस्त था और दूसरा हमने एक तालाब खुदवाया है, तो उस चक्कर में मेरे को थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया साथियों। इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं आप लोगों से कि मैं वीडियो आपको दे नहीं पाया। साथियों, इस साल गेहूँ का बहुत ही शानदार उत्पादन रहा है हमारे क्षेत्र में। जैसा कि मैंने गेहूँ के वीडियो आप लोगों को दिखाए भी थे साथियों, गेहूँ समर्थन मूल्य पर हमारे तुल भी गए हैं। बहुत ही गजब का शानदार उत्पादन दोस्तों गेहूँ में आया है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको अगले साल ये वीडियो काम आ सके, ताकि मैं आपको इस वीडियो में गेहूं की पूरी ए टू जेड जानकारी दूंगा ताकि आप लोग भी अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सके। साथियों, हमें प्रयास काफ़ी पहले से करना पड़ता है। भूमि तैयारी करने से लेकर के खाद, बेसल डोज मैनेजमेंट, सिंचाई और स्प्रे, फंगीसाइड, इन सब से हमारे गेहूँ का दोस्तों उत्पादन बढ़ता है। क्योंकि हम शुरू से कुछ नहीं करते हैं और लास्ट में यदि कुछ करेंगे तो दोस्तों इतना अच्छा उत्पादन हमारे गेहूँ का, क्योंकि हम उस टाइम पर जब कोई सा रोग आ गया या हमने बेसल डोज प्रॉपर नहीं डाला, बाद में भी खाद सही से नहीं डाला, तो हमारे गेहूं का उत्पादन आता नहीं। साथियों, थोड़ी सी लागत हमें लगानी पड़ती है अच्छा उत्पादन लेने के लिए, लेकिन वो सब कवर हो जाता है। क्लाइमेट, मौसम पे भी आधारित रहता है। ये तो चीज़ें खैर अलग है। साथ दिया अगर कुदरत ने, मौसम ने साथ दिया दोस्तों, तो हमने अगर मेहनत करी है तो हमारे गेहूँ का काफ़ी शानदार उत्पादन आता है। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं 4 सिंचाई में ही अच्छा उत्पादन ले लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो क्षेत्र की मिट्टी है, हमारे खेत की जो मिट्टी है या हमारे एरिया की जो मिट्टी है दोस्तों, वो काफ़ी शानदार मिट्टी है, काली मिट्टी है और काफ़ी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत शानदार रहती है उसकी। इसलिए हमारे यहाँ गेहूँ में 4 पानी में अच्छा उत्पादन आ सकता है। आप अपने खेत में खेत के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके खेत में जल्दी नमी जाती है तो आप थोड़ा सा पानी जल्दी लगा सकते हैं। बाकी मैं बताऊँगा आपको कि यदि आपकी भी काली मिट्टी है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आपको कितने दिन में गेहूँ में पानी लगाना चाहिए। साथियों, पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी से। तो पहले हमें हर 3 साल में हमारे खेत में जो रिवर्सेबल पिलाऊ आता है, यानी कि जो पलटी वाला पिलाऊ आता है, उससे यदि हम गहरी जुताई करते हैं दोस्तों तो अच्छा रहता है। क्योंकि उससे हमारी मिट्टी, ज़मीन में जो कठोर परत बन गई है वो परत टूट जाती है, थोड़ा खेत भुरभुरा टाइप से हो जाता है, तो उसमें आपका उत्पादन अच्छा आता है। यदि आपके पास गोबर वाले खाद की व्यवस्था है तो आप वो वाला खाद डाल सकते हैं। मैं गोबर का खाद भी डालता हूँ और पोल्ट्री का खाद दोस्तों काफ़ी, जो मुर्गी फार्म से हम खाद लाकर डालते हैं, बहुत ही गजब का उत्पादन आता है उससे गेहूँ का, फिर गेहूँ के बाद सोयाबीन का। तो आपके पास अगर पोल्ट्री वाले खाद की व्यवस्था है तो आप कहीं से करके और वो भी डाल सकते हैं अपने खेत में। और साथियों, हम गेहूँ में बेसल डोज की बात करें तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले भी हैं पहले, आप लोगों ने चैनल पर जाकर देखे भी है, और जिन किसान मित्रों ने हमारे नहीं देख पाए किसी कारण से वीडियो, तो दोस्तों वो भी मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। और जिनने नहीं देखे उनके लिए बता दूं कि बेसल डोज में आपको सिर्फ सिंगल सुपर फास्फेट 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और उसमें 30 किलो पोटास ऐड करना है। और बाकी जब हम गेहूं की बुआई करते हैं उस समय हमें गेहूं में मिलाकर NPK 12-32-16 लेना है, जो कि मैं 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से लेता हूं। साथियों, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, उसमें कोई वो नहीं है कि अलग से कुछ डालता हूं। सल्फ़र में जो है उसमें ऐड नहीं करता हूं। वो इसलिए नहीं करता हूं कि सल्फ़र की मात्रा जो सिंगल सुपर फास्फेट रहता है उसमें ऑलरेडी रहती है दोस्तों, तो इसलिए आप सल्फ़र को नहीं डालें। हम सल्फ़र बाद में भी डाल सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि बाद में हम सल्फ़र कब डाल सकते हैं। बस ये बेसल डोज है। और दोस्तों, सबसे जो है मुख्य भूमिका रहती है कि गेहूं को आपको घना नहीं लगाना है। मेरे जिन किसान मित्रों ने ज़्यादा गेहूं घना लगाया था उनके गेहूं या तो कम निकले होंगे या फिर गेहूं ज़्यादा ग्रोथ लेकर के और गिर गए होंगे। साथियों, गेहूं गिरने से भी जो है उत्पादन गिरता है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि गेहूँ को हमें घना नहीं लगाना है। साथियों, वेराइटी के हिसाब से चूज़ करना है कि कौन सी वेराइटी कितने कल्ले करती है, किस प्रकार से फैलाव करती है। और कोई सी भी वेराइटी हो, यदि आप उसको घने लगाएंगे तो वो कल्ले नहीं करेगी, बिल्कुल भी फैलाव नहीं करेगी, तो दोस्तों आपको वो छोड़ना पड़ेगा। 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त है। 55 किलो ले सकते हैं आप, इससे ज़्यादा आपको सीड नहीं लेना है यदि आप बोनी करते हैं। और यदि आप सूखे में बोनी करते हैं, सूखे में बोनी करके फिर पानी देते हैं, तो आपको फिर तो थोड़ा सा सीड रेट और कम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऊपर से पानी लगाते हैं गेहूँ सूखे में बोने के बाद तो पूरा गेहूँ अंकुरित होता है, पूरा गेहूँ उगता है। और दोस्तों, गेहूँ को हमें हमेशा उपचारित करके ही बोना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़मीन में जो है फंगस बहुत लगने लगी है। इसलिए शुरुआत में फंगस नहीं लगे तो एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड आप कोई सा भी ले लें और उससे उपचारित करके आप अपने सीड को ज़रूर लगाएं। दोस्तों, अब बात करें हम उसमें हमें पहली सिंचाई कब लगाना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना। हमें पहली सिंचाई जो है, मैं जो मेरे गेहूं में पहली सिंचाई लगाता हूं वो 21 से 22 दिन में लगाता हूं। इसलिए लगाता हूं कि जो क्राउन रूट रहती है उसकी, वो क्राउन रूट निकलने के बाद हम सिंचाई देंगे तो उससे होगा क्या कि जो गेहूँ है हमारे, वो वहीं से जो एक ज़मीन से आधा इंच नीचे लगभग आप मान सकते हैं एक गांठ बनती है
और उससे वहीं पे नीचे की तरफ वो कल्ले देता है, वो जड़े देता है और ऊपर की तरफ कल्ले देता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी ज़मीन थोड़ी हैवी है, भारी है, तो आप 21 से 25 दिन के बीच में पहली सिंचाई लगाएं और उससे आपके गेहूँ बहुत शानदार कल्ले करेंगे, आपका उत्पादन दोस्तों अच्छा भी आएगा। अब बात करें पहली सिंचाई में, तो आप लोग क्या करते हैं, मेरा बता दूं कि मैं पहली सिंचाई में सिर्फ़ और सिर्फ यूरिया देता हूं। यूरिया भी 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि 45 किलो की आती है। पहले 50 किलो की आती थी, लेकिन हमने उसमें 45 किलो की बोरी हो गई, तब भी हमने उसका डोज नहीं बढ़ाया। हम बोरी के हिसाब से ही रखा है अभी भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यूरिया हमारे गेहूं में लगभग 3 बार देते हैं। तो पहली और दूसरी सिंचाई पे 1-1 बोरी यूरिया देते हैं और तीसरी सिंचाई पे हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में 50 नहीं 20 किलो के हिसाब से यूरिया देते हैं। बाकी हमें जिंक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं ये बता दूं, लेकिन हमारे बहुत सारे किसान साथियों को ये नहीं पता है कि हमें हमारे गेहूं में जिंक कब डालना चाहिए। दोस्तों, जिंक को हम डीएपी के साथ, यानी कि डीएपी में फास्फोरस रहता है, तो फास्फोरस के साथ हम जिंक को मिलाकर नहीं देंगे। यदि हम फास्फोरस के साथ जिंक मिलाते हैं तो हमें दोनों ही चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो दोनों आपस में मिलकर के और एक केमिकल रिएक्शन होता है और दोनों फिक्स हो जाते हैं ज़मीन में, इसीलिए तो हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं जो है जिंक को पहली सिंचाई में भी नहीं और दूसरी सिंचाई में जिंक डालता हूं गेहूं में, क्योंकि तब तक हमारा डीएपी भी लग चुका रहता है और बाकी का गेहूं ग्रोथ भी ले चुका रहता है, उसके बाद मैं जिंक डालता हूं। साथियों, फिर उसके बाद में मैं हर सिंचाई 20-20 दिन, 18-18, 20-20 दिन के अंतराल से देता हूं। आप अपनी ज़मीन के हिसाब से जल्दी अगर पानी सोखती है तो थोड़ी सी सिंचाई को आप जल्दी 15 दिन पर भी ला सकते हैं, ज़मीन के हिसाब से रहता है दोस्तों। मेरी ज़मीन में जो होता है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़मीन का आप लोगों को पता है, तो आप आपकी ज़मीन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बस उसके बाद में हमें साथियों, जब हमारे गेहूँ गबोट की अवस्था में आते हैं, आपको मैं इस वीडियो में पूरी A to Z जानकारी दे रहा हूँ, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखना, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, आपको काफ़ी काम आने वाली है। तो दोस्तों, जब हमारे गेहूं गबोट की स्थिति में बनते, यानी कि बालियां निकलने से पहले की जो स्थिति आती है, वो लगभग हमारी फिर तीसरी सिंचाई में आ जाती है। तो उस टाइम पे हमें NPK 05234 का स्प्रे और उसमें एक फंगिसाइड इस स्टेज पे डाल देना है हमारे गेहूं में। आप यहाँ पर फंगिसाइड थोड़ा सा हल्का वाला भी ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं, सस्ता वाला काम कर देगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला स्प्रे हो गया। और साथियों, उसके बाद में जब हमारे गेहूं में पूरी बालियाँ निकल जाती है, उसके बाद हम चौथी सिंचाई लगाते हैं, यानी कि जो है 80 से 90 दिन के बीच में, 100 दिन के लगभग इतने हो सकता है हमारा। तो जब हम पहली सिंचाई लास्ट वाली सिंचाई लगाते हैं, पूरी बालियाँ निकल जाती है 80 से 90 दिन के बीच में, उस टाइम पे 100 दिन के अंदर अंदर हमें लास्ट सिंचाई लगा करके और फिर गेहूं में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए दोस्तों। कि उसके बाद में जब हम गेहूं में सिंचाई करते हैं तो उस टाइम पे गेहूं में दाना भर जाता है, तो गेहूं हवा भी चलने लगती है उस टाइम पे, तो हमारा गेहूं गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप 100 दिन से पहले चौथी सिंचाई निपटा करके और काम ख़त्म कर सकते हैं। उसमें आपको वहाँ पर डालना है स्प्रे के रूप में। यदि कोई सा इंसेक्ट है आपके, जैसे इल्लियाँ लगी है, आपको दिख रही है आपके गेहूं में इल्लियाँ, तो आप वहाँ पर एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड ये ले लिया आपने, और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बोरोन लेना है वहाँ पर। बस स्प्रे में दोस्तों हमें ये 2 ही स्प्रे लगते हैं गेहूं में, इससे ज़्यादा हमें स्प्रे करना नहीं चाहिए। और काफ़ी शानदार गजब का यदि मौसम ने साथ दिया, क्लाइमेट अच्छा रहा, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी, सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ी, और जो पाला वगैरह गिरता है वो नहीं गिरा, तो दोस्तों आप देखेंगे अगले साल से, इस बार तो खैर समय हाथ से निकल गया है, लेकिन अगले साल से आप देखेंगे कि आपका कितना गजब का शानदार गेहूं का उत्पादन आता है। तो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने और भी किसान मित्रों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।